नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए FLTs। आज FLT नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो स्वांग है किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? मालवा, निमाड़, विंध्य प्रदेश या फिर बुंदेलखंड? बताइए कौन से क्षेत्र का लोक नाट्य। यानी पहला फैक्ट तो आपका ये है कि स्वांग क्या है। स्वांग एक लोक नाट्य है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, हम जनरली इस्तेमाल करते हैं कि क्या स्वांग रचा जा रहा है भाई। तो स्वांग का जो अर्थ है वह अर्थ है कि नाच के बीच में जो नाटक होता है ना, उसको हम कहते हैं स्वांग, है ना। तो यह क्षेत्र बुंदेलखंड से संबंधित है, स्वांग, है ना। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ढाक वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। यानी ढाक क्या है? एक वाद्य यंत्र है और यह किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यह प्रयोग किया जाता है मांडल्या में, गणगौर में, काठी में या फिर फेंकारिया में। देखिए, जो ढाक है ये काठी जो लोक नृत्य है इसमें प्रयोग किया जाता है और काठी लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। भगोरिया उत्सव आपको बताना है कि किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। भगोरिया संबंधित में बता दूं आपको कि यह भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और आपको पता होगा कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रहती है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है यहाँ पर? तो यहाँ पर है झाबुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। कौन सी बात की जा रही है? सत्यमेव जयते, यानी कि भारतीय प्रतीक हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है इस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्या ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडोक उपनिषद से या फिर मत्स्य पुराण से? कहाँ से लिया गया है सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंडोक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एक सूची दी हुई है, इस सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुभा वैदिक नदियाँ हैं और उनका आधुनिक यानी कि वर्तमान में क्या नाम परिवर्तित हो गया है। यानी कि पहले जो प्राचीन में कुभा थी वह वर्तमान में क्या कहलाती है। देखिए, कुभा जो कहा गया है वह कहा गया है काबुल को, पारुष्णी हम कहते हैं रावी को, सदा नीरा कहा जाता है गंडक को, शतुद्री कहा जाता है सतलज को, है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौंड वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश संबंधित प्रश्न है कि गौंड वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। ठर्रका अभिलेख, रामनगर शिलालेख, संग्रामपुर शिलालेख या फिर एरन शिलालेख? कहाँ से मिलता है बताइए। देखिए, जो गौंड वंश है आपको पता होगा कि रामनगर पर गौंड वंश का शासन रहा है। तो रामनगर शिलालेख से ही हमें क्या प्राप्त होता है? राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कि यहाँ से, यानी कि रामनगर शिलालेख से ही क्या हुआ था, उससे जानकारी प्राप्त हुई थी गौंड वंश एक राजनीतिक वंश था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि महारानी अहिल्याबाई के पश्चात होलकर राजवंश के किस शासक ने राजा का पद ग्रहण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर के पश्चात होलकर राजवंश में किस राजा ने राजा का पद ग्रहण किया था। मालेराव, काशीराव, तुकोजीराव प्रथम या फिर यशवंतराव होलकर? बताइए कौन थे इनमें से जिन्होंने रानी अहिल्याबाई के बाद में अपना स्थान ग्रहण किया था राजा की सीट पर या राजा की गद्दी पर। ऑप्शन नंबर सी, तुकोजीराव प्रथम। होलकर ने 1795 से 1797 तक क्या किया था? शासन किया था मध्य प्रदेश की जो होलकर रियासत थी उस पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल रियासत पर शासन करने वाली प्रथम बेगम कौन थी। तो जो भोपाल रियासत है इस पर शासन करने वाली, देखिए बेगम का जो शासनकाल कहा जाता है भोपाल रियासत का काफ़ी फेमस रहा है ये कि भोपाल रियासत पर बेगमों ने शासन किया है। ठीक, तो क्या कहा गया है कि किस प्रथम बेगम ने भोपाल रियासत पर शासन किया।
तो भोपाल रियासत पर शासन करने वाली जो प्रथम बेगम थी वह थी कुदसिया बेगम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये गज़ल मोहम्मद की बेटी थी और नज़र मोहम्मद खान की पत्नी कुदसिया बेगम थी। ठीक, किसकी? गज़ल मोहम्मद की बेटी, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, गज़ल मोहम्मद, ठीक, की बेटी थी और नज़र मोहम्मद खान, नज़र मोहम्मद खान इसकी क्या थी? यह पत्नी थी। ठीक, और इनके शासनकाल की हम बात करें तो 1819 से 1819, कितना? 1819 से 1826 ये रहा है इनका शासनकाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अब यहाँ मिल्टन मतलब पानी की बोतल मिल्टन नहीं, प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भवभूति को, बाणभट्ट को, कालिदास को या फिर चाणक्य? कौन है इनमें से भवभूति को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, मिल्टन भवभूति को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है? असीरगढ़ का किला आपको मैं बता चुका हूँ, बुरहानपुर जिले में है ना? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक, कि असीरगढ़ का जो किला है वह कहाँ है? तो वह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। और यही जो बुरहानपुर के किले के अंदर असीरगढ़ का, बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला है, यही अकबर का अंतिम विजय अभियान था। क्या था? अकबर का अंतिम विजय अभियान था। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अकबर ने कब अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ के किले के विरुद्ध जो है चलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज राजदूत था, यानी कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था जो कि भारत में आया था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का या फिर डेरियस का या फिर उपरोक्त सभी का? किसका राजदूत रहा है? देखिए सभी को पता होगा जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर। कौन था सेल्यूकस निकेटर? तो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर महान का सेनापति और उसी का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक, ये जो क्या हुआ था कि 305 में जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ तो क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था। उस संधि के तहत 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसी संधि के तहत मेगास्थनीज को भारत पहुंचाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करके हमें क्या करना है? सही कथनों का चुनाव करना है। ठीक, सही कथन का चुनाव करेंगे तो इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है? पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के शासन से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। देखिए जो कालिदास हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार से संबंधित है और अमर सिंह भी कालिदास से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पाणिनि का जीवन काल की हम बात करें तो 520 से 460 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक, और पुष्यमित्र शुंग से तो मतलब इनका संबंध की बात ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व के आसपास इनका शासनकाल रहा, और पाणिनि का जो जीवन काल है वो 520 से 460 ईसा पूर्व, यानी पाणिनि जो है पुष्यमित्र शुंग से पहले की बात है, और है ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल सी है, क्योंकि अमर सिंह हर्षवर्धन संबंधित है ही नहीं और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, उनके राज दरबार के से संबंधित, उनके राज दरबार में ये कवि रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कौन सी रचना पूछी जा रही है? तुगलकनामा की। ठीक, तो तुगलकनामा हसन निजामी, अमीर खुसरो, शमस सिराज या फिर इब्न बतूता? बताइए किन की रचना है तुगलकनामा? अब जिनको पता होगा कि अमीर खुसरो की यह रचना है तुगलकनामा, क्या है? इसमें गयासुद्दीन तुगलक के जो विजय अभियान है उनके बारे में वर्णन किया गया है तुगलकनामा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध यानी कि छुपा हुआ बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर यानी कि शंकराचार्य, यहाँ शंकर भगवान मत समझ लेना अब, है ना। शंकर, कपिल, रामानुज या फिर पतंजलि? कौन है छुपा हुआ बौद्ध? भगवान गौतम बुद्ध तो बौद्ध हैं ही, लेकिन प्रच्छन्न बौद्ध कौन है?
तो प्रछन्न बोध है शंकराचार्य को ही कहा जाता है प्रछन्न बोध। क्यों कहा जाता है प्रछन्न बोध? प्रछन्न बोध इसलिए कहा जाता है कि जो शंकराचार्य है क्या काम करते हैं, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक। किंतु छुपे रूप से जो बौद्ध दर्शन में जो मान्यता है ना कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, कर्म के बाद में ही जो पुनर्जन्म होता है वो कर्मों का परिणाम होता है, ये सारी की सारी मान्यताएं कौन कहते हैं, छुपे रूप से वैसी ही व्याख्या करते हैं उपनिषद और ब्रह्म सूत्र की, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध किया करते थे, ठीक। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, छुपा हुआ बौद्ध कहा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से सुमेलित नहीं है। शेरशाह का मकबरा कहाँ दफना दिया भाई, शेरशाह को, शेरशाह को हमने दफना दिया सासाराम में, ठीक है। क्या सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म की में पहचान करना है। सासाराम का मकबरा या कहें कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ठीक, ओके है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीरी महल थोड़ा सा है गड़बड़। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जहांगीरी महल बुरहानपुर में नहीं है। अब बताइए कहाँ है भाई, जब बुरहानपुर में नहीं है तो है कहाँ, तो जहांगीरी महल है आगरा में, आगरा में है भाई, है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, ठीक, याद रखेंगे दोनों चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1766 से 1769 में। कौन विजयी हुआ भाई युद्ध में, अंग्रेज, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध बाद अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या फिर हैदराबाद का निज़ाम। देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था इसने हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त किया था। यहाँ पे जो अंग्रेजी शासक था यानी कि अंग्रेजी जनरल था वो था जोसेफ स्मिथ। क्या हुआ था, हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना, हैदराबाद में कौन थे, निज़ाम थे, तो जो हमारे हैदर अली थे इन्होंने उनके साथ जाकर के क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और इसी वजह से हैदराबाद और निज़ाम और मैसूर के मध्य क्या हुआ, एक समझौता हो गया, संधि हो गई। दोनों की सेनाओं ने आपस में मिलकर के जो जोसेफ स्मिथ थे उनकी सेनाओं को निपटा दिया, परास्त कर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 1929 में 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, किसकी, ITUC की जो अध्यक्षता है इसकी अध्यक्षता 1929 में नागपुर में किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या फिर यूसुफ मेहर अली। हाँ भाई यूसुफ मेहर अली नाम सुनते से ही जख्मों पर नमक आ जाते हैं लोगों के, है ना, क्योंकि एक भ्रांति थी कि भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। MPPSC ने प्रश्न पूछा और एक नया ही आंसर निकल के आया, यूसुफ मेहर अली, ठीक। चलिए 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, आंसर ए। यानी कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वह अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इन ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना इन पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि होता क्या है हमने सही पढ़ा अब हमारे दिमाग में कि बत्ती घूमती रहती, क्या बत्ती घूमती रहती, सही देखना है, बस प्रश्न में सही देखना है। यहाँ पूछा गया भैया सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म का चयन करना है। राइट आंसर क्या होगा, गलत आंसर हमें यहाँ पे देखना है कि क्या भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया, क्या नहीं आया भैया। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया क्या, सही सुमेलित नहीं है, आया, आया, बिल्कुल आया, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया क्या, आया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ क्या, हुआ। सांप्रदायिक निर्णय या फिर सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड को हम पंचायत कब आया था, 1933 में नहीं आया भैया। तो कब आया था ये आया था हमारा 16 अगस्त सन 1932 को आया था सांप्रदायिक पंचायत। कौन लेकर के आए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, है ना, लेकर के आए।
क्यों लेकर के आए? अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और जो शासन करो, राज करो की एक नीति थी ना, जस्ट लाइक उसके जैसे ही कुछ था ये सांप्रदायिक पंचायत। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय, किसके समय? गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? दांडी मार्च कब किया गया? ये किया गया 1930 में, वर्ष 1930 में किया गया। तो 1930 में कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन। कौन था भैया? तो उस समय था लॉर्ड इरविन। ठीक, 12 मार्च सन 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब कब की थी भाई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, कब की? 1865, 1870, 1875 या फिर 1880? इनमें से कब की थी? 1875 में की गई थी भाई ये आर्य समाज की स्थापना। कब? 10 अप्रैल। 1 अप्रैल याद मत रख लेना अप्रैल फूल की तरह। क्या? 10 अप्रैल। कहाँ की? बम्बई में। कहाँ की गई? सपनों की नगरी बम्बई में, याद रखिएगा बम्बई। अभी तो खैर कुछ भी कह दो, मुंबई कह दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजरता है? भैया भगवान शिव की नगरी शिवपुरी से गुजरता है। कौन सा मार्ग है जो आपको मोक्ष में ले जाता है? कौन से हाईवे पर आप चलेंगे जो शिवपुरी पहुंच जाएंगे? NH39, NH43, NH47 या फिर NH27? बताओ। भगवान के द्वार पहुंचना है तो 27 बार दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा भैया आपको, हैं? क्या करना पड़ेगा? दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। कितनी बार? 27 बार। ठीक, क्या हुआ? गुजरात के पोरबंदर, पोरबंदर। अब भाई या जिनको याद नहीं होता उनको क्या कहते हैं, देख लेना अपने हिसाब से क्या कहते हैं, पोरबंदर में छांट लेना, है ना। पोरबंदर, और पोरबंदर से जाता है सिलचर तक, सिलचर तक जाता है। सिलचर कहाँ है? सिलचर है हमारे असम में। तो पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर NH27 भगवान शिव के धाम शिवपुरी से होता हुआ सिलचर असम तक जाता है, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है, ये काहे का प्रश्न है? MP मध्य प्रदेश के एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान, वानिकी क्या होती है? वानिकी फॉरेस्ट्री, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के वृक्ष, फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, बालाघाट, कौन सा है इनमें से आंसर? मुझे नहीं पता भाई, भूल गया मैं तो, तुम ही बता दो। मध्य प्रदेश में जो वानिकी अनुसंधान एवं कौशल विकास संस्थान है, यह कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। कब स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई 1995 में। ठीक, 1995 में एक और काम और क्या किया गया? मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई 15 अगस्त को, है। 2 फैक्ट याद रखोगे। चलो मध्य प्रदेश में स्थित धूपगढ़ पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी भैया? धूपगढ़ पहाड़ी के बारे में मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न आए या ना आए, सतपुड़ा से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, पर्वतों से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, खास तौर से पचमढ़ी धूपगढ़ की पहाड़ी से। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, हाँ भैया है ऊंचा स्थान। इसकी ऊंचाई 44-30 फीट है या फिर 1350 मीटर है? बिल्कुल है, दोनों ही कथन सत्य हैं। यह स्थान पिपरिया तहसील में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, पिपरिया तहसील में, नर्मदापुरम जिले की पिपरिया तहसील में स्थित है यह पहाड़ी। विंध्याचल, भैया विंध्याचल तुम्हारा क्या काम यहाँ है? सतपुड़ा पे है ना ये, कहाँ है? सतपुड़ा पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया है। हमारे क्या काम विंध्याचल का यहाँ पे? सतपुड़ा पर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल नदी की सहायक नदी? कैसी नदी भैया? सहायक नदी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान इस पर। आप ना पेपर में तो सर्कल बना लें 4-5 बार, हैं 4-5 बार नहीं, पेपर नहीं फाड़ना अपने को, है ना। क्या करना है? ध्यान देना है। क्या देना है? निम्नलिखित में से कौन चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है भैया? नहीं है पूछा गया है। क्षिप्रा, पार्वती, बनास, जोहिला, कौन सी सहायक नदी है? नहीं पूछा गया है, नहीं है। कौन सी नहीं है? जोहिला नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसकी है? सोन नदी की है।
सोन नदी खुद किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। क्षिप्रा, बनास, पार्वती, काली सिंध, ये सारी की सारी किसकी है? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि ऐसे कितने राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, या फिर इसको कह दें स्पर्श करते हैं? कौन से हैं? 5 है कि 7 हैं? भैया 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं? उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, इसके बाद इधर दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र, और पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन? क्या होता है भैया मृदा अपरदन? मृदा अपरदन मृदा, हवा या पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाना? पलायन कर जाना, भग जाना मृदा का, क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाएगा। कारक क्या क्या है? पवन है पानी है, वर्षा पानी है, बाढ़ है, इनके द्वारा क्या होता है? मृदा अपरदन, मृदा कटाव, है ना। सर्वाधिक समस्या पाई जाती है कहाँ पाई जाती है भैया? मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, रियोपन्ना का पठार, या फिर मध्य भारत का पठार। चंबल के डाकू हो तो तुम्हें पता होगा, हो कि नहीं हो? अच्छा बता, जो देख रहे हैं उनमें से चंबल के डाकू कितने हैं? फूलन देवी, मैं आपकी नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से डकैत रहते हैं। तो डकैत कहाँ रहेंगे? जहाँ नदी काट करके गहरे गहरे गुफा, कंदरा, है ना, कंदराएं बनाएंगी जहाँ पर डाकू क्या कर सके? छुप सके, हैं, ऐसी जगह होंगे। तो मध्य भारत के पठार, चंबल का पठार, चंबल के क्षेत्र में क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन है। चंबल नदी के द्वारा, सिंध नदी के द्वारा क्या किया जाता है? बाढ़ से भयंकर गहरे गहरे खड्ड निर्मित किए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा सागर सांख्य सागर नामक क्या है? कृत्रिम झील है। कहाँ? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह हमारे शिवपुरी में है, और यहीं पर क्या है? सांख्य सागर नामक एक झील है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य जो अपनी राज्य सीमा, भारत का वह कौन सा राज्य जो अपनी राज्य सीमा भारत के ही एकमात्र राज्य के साथ साझा करता है? ओ तेरी, खतरनाक टाइप का प्रश्न है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो अपनी सीमा केवल और केवल एकमात्र भारतीय राज्य के साथ ही साझा करता है? कौन है भाई ऐसा? देखो भैया, इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपके 3 और 4 लिखे हुए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ये सही है कि मेघालय और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल अपने ही भारतीय राज्य के एक ही राज्य के पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, अब मैं बता दूं कौन कौन से। जो मेघालय है ये करता है केवल और केवल असम से घिरा हुआ है। सिक्किम की बात की जाए, सिक्किम का बता दीजिए भैया आप ही। सिक्किम जो राज्य है ये ममता दीदी का राज्य है, मतलब सिक्किम जो राज्य है ये ममता दीदी के राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा है ममता दीदी का राज्य? पश्चिम बंगाल है दीदी का राज्य। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? वह हैं कौन? दीदी। ठीक, ममता दीदी। 2011 में भारत के साक्षर राज्यों का, क्या 2011 में भारत के साक्षर यानी कि पढ़े लिखे राज्यों का सही अवरोही क्रम, यानी कि भैया ऊपर से नीचे गिरते हुए क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे अधिक पता है कहाँ है भैया? केरल में है। लेकिन हमारे यहाँ तो 2 ऑप्शन में केरल दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में केरल दिया हुआ है। सेकंड कहाँ है भैया? मिजोरम में है सेकंड, 91.33%। कितना? 91.33, जबकि केरल की कितनी है? 94.00%। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या? गोवा 88, इसके बाद त्रिपुरा 87। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान एवं निकोबार में स्थित है? भैया नए नामकरण कर दिए, नाम बदल दिया मोदी जी ने।
सारे राष्ट्रीय जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे सबके नाम बदल दिए। क्या बोला उन्होंने कहा कि भैया जो सम संख्याएं हैं यानी कि 2, 4, 6, 8 वो कैसे होंगे, वो उनके पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर काउंटिंग होगी। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का यहाँ होगा, 4 नंबर का यहाँ और 6 नंबर का यहाँ। उन्होंने कहा जो विषम संख्याएं हैं यानी कि 1, 3, 5 इनके उत्तर से लेकर दक्षिण तक नाम बदल दिए। ठीक, तो भैया जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है ये कहाँ है, ये है हमारे अंडमान एवं निकोबार में। अच्छे से याद कर लेना जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है इनके नाम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, बार बार नव निर्माण हो जाए, बार बार मिल जाए, कभी खत्म ना हो। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला नहीं है भैया, खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएंगे, मिट्टी का तेल भी खत्म हो जाएगा। बायोमास कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी? बायोमास हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। ये सारी की सारी ऊर्जा कैसी हैं? ये सारी की सारी ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा। लौंग प्राप्त होता है भैया, कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग खा लो। कैसे खा लो? सर्दी होती है लौंग खा लिया जाता है, इस टाइप का कुछ लौंग दिखाई देता है। क्या है ये? है कली, कच्ची कली है भाई ये है। तो ऑप्शन नंबर डी पुष्प कली। लौंग क्या खाते हो आप? जो खाते हो वो क्या है? वह है पुष्प कली है, ना फल है ना ही बीज है। क्या है? यह पुष्प कली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही, फिर देखो ये बात आ गई सही नहीं है। नहीं पर आप तो सर्कल बना ही लिया करो, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए नहीं जैसे ही देखे सर्कल बना लो भैया। कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। बिल्कुल है, काफ़ी लंबे टाइम में निर्माण होता है इसका, ऐसा नहीं कि आज और कल में बन गई। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि पानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल होती है, एक बार पानी दे दो 10, 15, 20 दिन फुर्सत। ठीक, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में भैया? बताना मुझे। यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कुछ क्षेत्र में राजस्थान वाले, गुजरात वाले एरिया में। ठीक, क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। क्या ढूंढना था? सही नहीं है, नहीं मिल गया काली मिट्टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, भाई कैसा नाम है ये, सिंगालीला, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क उपस्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। आंसर देख लो भैया, पश्चिम बंगाल में है सिंगालीला। ममता दीदी की लीला ही अपरंपार है। सिंगालीला, 2 सींग और लगा लिए ममता दीदी ने, है। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो कि रहस्यमयी झील कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया रहस्यमयी झील? जहाँ बहुत सारे रहस्य, जादू टोना, पता नहीं क्या क्या है, हमें नहीं पता क्या है। जोग पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड। हाँ यही लग रहा है रूपकुंड। रूप में ही रहस्य है भैया, जो रूप है इसके पीछे रहस्य क्या है? फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स क्रीम, यही सब है, बच के रहियो हैं। तो रहस्यमयी झील है रूपकुंड झील। कहाँ है भैया रूपकुंड झील? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है रहस्यमयी झील। क्यों है रहस्यमयी झील? क्या हुआ? उत्तराखंड में जो रहस्यमयी झील है इसके आसपास बहुत सारे कंकाल पाए गए वहाँ पे। और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस झील का पानी क्या है? गर्म है। क्यों गर्म है? ऐसा कहते हैं भाई कि भूत प्रेत आत्मा है वहाँ पे, इसलिए गर्म पानी है। आज भी जिंदी है वो आत्मा है, बच के जाना। तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। और कैसी झील है? रहस्यमयी झील है। ओके, चलो कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? भैया सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे लंबाई की बात कर रहे हैं। हिमालय सबसे ऊंचा है लंबाई की। कौन सी भी सबसे बड़ी कैसे होगी? लंबाई में होगी तब तो एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लगभग कितना? 7000 किलोमीटर। कहाँ है भैया एंडीज पर्वतमाला? यह है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मैसाम्बी रेंज है, काफ़ी मैसाम्बी रेंज यानी कि श्रेणी, क्या श्रेणी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सोना, लौह अयस्क या फिर यूरेनियम? भैया मैसाम्बी जो रेंज है वह लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ है ये? ये जो है
मैसामी आयरन रेंज उत्तर पूर्वी मिनीसोटा में एक क्या है, खनन जिला है जो ऐस के बड़े भंडार मिलते हैं। 4 प्रमुख लौह पर्वतमाला है यहाँ पर, जिनमें से मिनीसोटा की लौह श्रेणी उत्तम प्रकार की मानी गई है, यानी कि काफ़ी अच्छी है। पता नहीं मुझे कहाँ है। चलो, वर्ष 1914 में खोली गई पनामा है। भाई खोली गई क्या होता है? शुरू की गई, मतलब पनामा जो नहर है इसको शुरू किया गया है 1914 में। किसे जोड़ती है? नहर बनाएंगे तो कोई 2 महासागर को जोड़ती है। हाँ, महासागर को जोड़ती है। कौन कौन से महासागर? लाल सागर, भूमध्य सागर, आंसर ही बता दें। अटलांटिक महासागर और पैसिफिक। क्या होता है भैया पैसिफिक? ये होता है भैया, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे, हमारे गरीब बच्चे हिंदी मीडियम वाले। प्रशांत महासागर। और अटलांटिक का और भी हिंदी बता दूँ? अंध महासागर। नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर याद रख लो, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कह देते हैं। आंसर कौन सा? बी सही। चलो, नेक्स्ट है कि महासागरों और समुद्रों, क्या अंतर भैया? महासागर बड़ा, समुद्र छोटा, में ज्वार भाटाएं किसके कारण आते हैं? सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण आते हैं भैया। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल भी और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी इसमें आता है। ठीक, लघु ज्वार दीर्घ ज्वार कब आते हैं? कमेंट करके बताइए। क्या लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार कब आते हैं? नहीं बताऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताना है आप ही को। ऑप्शन डी बता दूंगा, इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कोल्ड लोकल विंड, वही क्या है ये, कोल्ड लोकल विंड यानी कि शीत स्थानीय पवन। हाँ, हिंदी में तो बताओ कुछ। कोल्ड लोकल विंड शीत स्थानीय पवन है। सांताना है, सांताना, सांता आ रहा है क्या? सांता क्लॉज, चिनूक, मिस्ट्रल या फिर लू? लू तो भाई गर्म है, ये तो है ही नहीं आंसर। ठीक, कौन सी है इनमें से जो लोकल शीत स्थानीय पवन है? शीत स्थानीय पवन है। देखिए भैया, कौन सी बात पूछी जा रही है? सांताना एक लोकल विंड शीत स्थानीय पवन है। सांताना, चिनूक या फिर मिस्ट्रल? यह आपका जो आंसर है वह आंसर सी सही है, क्योंकि मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में चलने वाली कैसी पवन है? ठंडी पवन है। चिनूक चलती है रॉकी पर्वत पर, रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और सांता आना चलती है कैलिफोर्निया से, सांता आएगा आपके यहाँ जो गिफ्ट लेके आएगा ना, कहाँ से आएगा? कैलिफोर्निया यूएसए से तो आता है भैया वो। और लू कहाँ चलती है? ये भारत प्लस पाक, हलवा, हलवा नहीं है भैया, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या? पाकिस्तान से चलती है। समझ में आ गया? कौन सी है खतरनाक टाइप की गर्म हवा, कौन सी है ठंडी? तो मिस्ट्रल ठंडी है, आपके मिस्ट्रल ठंडे हैं। ठीक, चलो, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहली कौन सी है? यही है क्या? माउंट एवरेस्ट ही है क्या? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, 88-50 के आसपास, कुछ कहते हैं 52। क्या मीटर, किलोमीटर लिख दें? मीटर। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। संसार की दूसरी गार्डविन आस्टू। भाई K2 भी तो लिखो, तभी तो मज़ा आएगा। ऑप्शन ए ही सही है। क्या सही है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गार्डविन आस्टिन। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? गार्डविन आस्टिन। ओके, ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या? भारत की पहली सर्वोच्च ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टेन, जिसको हम K2 भी कहते हैं। यही संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, चलो मल्लिका, नहीं, मल्लिका क्या पढ़ लेता हूँ। मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधा है, यानी कि मलक्का जो जल संधि है, 2 जल राशियों को जोड़ती है, 2 महासागरों को, 2 सागरों को जोड़ती है। ऐसी मलक्का जल संधि कौन से 2 सागरों को जोड़ती है? हिंद महासागर से चीन सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर, और बाकी सब ऐसे ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आंसर मुझे मिल गया है। वो कौन सा है? हिंद महासागर से चीन सागर, भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है मलक्का जल संधि। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य? भारतीय
मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य और गोवा मुक्ति आंदोलन के कैसे सदस्य, सक्रिय, भाई सक्रिय सदस्य कौन है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं? श्यामाचरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर या फिर गोविंद नारायण सिंह, कौन है ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल गौर, बुलडोजर गौर। क्या है इनका जन्म 1930 में उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु अभी हाल ही में हुई है 21 अगस्त सन 2019 में। कहाँ? भोपाल में। यह भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे, साथ ही साथ यह गोवा मुक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। याद रखें कितनी सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त हो गई है। अनायास प्राप्त नहीं होता कुछ भी भाई, मेहनत किया है तब प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अस्थायी खंडपीठ, कैसी खंडपीठ? अस्थायी, इंदौर एवं ग्वालियर को 28 नवंबर सन 1968 में स्थायी खंडपीठ बनाई गई। किस विधान के द्वारा बनाई गई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1956, 1956, 1956। ओ भाई ठीक, 1956 है। अब यहाँ उलझोगे भाई, धारा 51, धारा 21, धारा 17 या धारा कुछ नहीं, धारा या की धारा उपधारा, पता नहीं क्या लिख दिया भाई। धारा 2 है ये, यहाँ पे 2 लिख दो, धारा 2 की उपधारा 2, कुछ भी लिख दो। आंसर तो है नहीं क्योंकि ऑप्शन डी। आंसर क्या है? आंसर है ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की जो उपधारा 2 थी, भाई पूरा याद रखना, उपधारा 2 के तहत अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सही। इसके तहत क्या काम किया? 28 नवंबर सन 1968 को स्थायी खंडपीठ बना दी गई। कौन सी? जो इंदौर और ग्वालियर थी ना, ये स्थायी रूप से स्थापित कर दी। पहले अस्थायी रूप से बनाई थी जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तब। कब का किया गया था मध्य प्रदेश का गठन, बताइए? अरे बता दो कमेंट करके, क्या शर्म करना है इसमें, सिली क्वेश्चन है। हाँ, सिली क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन रोकते हैं बेटे। आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल कौन है? जो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। क्या कह दिया भैया? ऐसे राज्यपाल कौन है जो मैसूर कर्नाटक में राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? कौन रहे हैं? हरिविनायक पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, क्यास, भाई इतना खतरनाक नाम है, क्यासम्बिलिल, चेंगलराव रेड्डी, भाई केसी रेड्डी सही है, केसी रेड्डी, भगवत दयाल शर्मा, कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, केसी रेड्डी। अब नहीं बोलूँगा क्यासम्बिलिल, चेंगलराव रेड्डी। क्या हुए? 3 बार मैसूर विधानसभा के क्या रहे? ये मुख्यमंत्री रहे, है ना। साथ ही साथ भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो आपको आंसर पता चल गया, केसी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट, हाँ भाई भिलाई कैसे होगी? भलाई होगी स्टील से, घर बनेंगे लोगों के। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, रूस। हाँ भैया यही है, यही बहुत भलाई कर रहा है अभी यूक्रेन की। किसकी भलाई कर रहा है ये अभी? यूक्रेन की भलाई कर रहा है रूस, है ना। तो किसके सहयोग से स्थापित कर दी हमने? अविभाजित मध्य प्रदेश। भाई विभाजन का काम ही है यार। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस के सहयोग से ठीक स्थापित करी। भिलाई वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। यूक्रेन और रूस के मध्य क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, ये भी याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में? क्या यूनिवर्सिटी? हाँ ठीक, संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। भाई मैं गैस करता हूँ इसका आंसर बी होगा, उज्जैन। आप बताओ क्या होगा? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम और अभी तक तो एकमात्र ही है, ठीक, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप संस्कृत पढ़ सकते हो अच्छी खासी और पंडित बन सकते हो। पंडित बन सकते हो, ठीक है। जो पहले से ही पंडित है वो क्या करे? संस्कृत की पढ़ाई कर लो, प्रोफेशनल बन जाओगे। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 1 दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? कितना योगदान दिया भाई आपने 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि में, है? कितने प्रतिशत का है? 20.11, सॉरी 20.11, 20.35, यही आंसर है।
क्या आंसर है? 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की 7-26-26-809 हो गई है। और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 20.35% वृद्धि कर दी हमने, योगदान दे दिया भाई भारत में। तो 20.35%। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना, भाई कौन से मुख्यमंत्री थे आप जो आपने ध्यान नहीं दिया? भोपाल में गैस त्रासदी करवा दी। अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी। भाई देखो, भोपाल गैस त्रासदी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि अर्जुन थे उस समय मुख्यमंत्री, और अर्जुन का ध्यान किस पे था? एक ही बात पे था, कुर्सी बची रहना चाहिए। क्या बची रहना चाहिए? कुर्सी बची रहना चाहिए। राज्य में विकास हो, व्यवस्थाएं कैसे चल रही, इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्या हो गई? भोपाल गैस त्रासदी हो गई। ये ध्यान देते कि किस प्रकार से उद्योगों में व्यवस्थाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1984 में जो त्रासदी हुई है उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? यही थे भाई, अर्जुन सिंह। अब भारत के पीएम कौन थे? क्वेश्चन घुमा दिया भैया आपने। हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपने पीएम तक ले गए। तो पीएम भी याद रख लो, राजीव गांधी। क्या दिक्कत है? राजीव गांधी थे 1984 में। और अर्जुन सिंह क्यों थे? कि इनका ध्यान एक ही जगह था, सत्ता में आओ बस। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना कैसी होगी, यह बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना कैसी होगी? कैसी होगी भाई पंचायतों की संरचना? ये संरचना होगी किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद बताया गया है ऑप्शन नंबर बी 243C में। ठीक, थोड़ी फास्ट चलेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को दिए गए विषय कितने हैं? यानी कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। नगरीय निकाय कौन से विषयों पर काम कर सकते हैं? ये 18 विषय ऐसे हैं जिन पर नगरीय निकाय काम करता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा गया है वह जनक कहा गया है 1900 क्या हुआ, जो लॉर्ड रिपन थे। 1900 पता नहीं किस बारे में चला गया मैं, लॉर्ड रिपन थे। और इन्हें क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जो पहला स्वाद है भारत ने चखा, कब चखा? 1882 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यानी कि प्रांतों में स्वायत्तता दे दी कि अब अपना काम आप अपने हिसाब से करिए। ठीक, वह विशेषता थी 1935 के भारत शासन अधिनियम की। ठीक, इसमें क्या काम किया? जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके वहां पे स्वशासन की स्थापना कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची है, एक तरफ हमें दिया गया है संविधान के कुछ प्रावधान है, दूसरी तरफ वो प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं ये बताना है, या फिर किस स्रोत से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार ये लिया गया है भाई, मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे अमेरिका से। राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इन तत्वों को लिया गया है हमने आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध होंगे कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कथन कारण का आलोचना लग रहा है। ठीक, वही है, निम्न में से दो कथन जिनमें एक कथन ये है और दूसरा क्या है उस कथन का कारण दिया होगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, अब वर्तमान में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल सही है आंसर। 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है भैया? अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, इंडिया अर्थात भारत है। क्या है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य है। संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन बी सही है।
क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि राज्यों का संघ है कि संघ क्या है भाई बताओ। भारतीय समय एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य है या फिर संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य या फिर राज्यों का संघ। देखिए क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 के अनुसार की बात करें, समझ कुछ भी हो सकती है। अनुच्छेद 1 में कहा गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, भारत ऑफ इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, यानी कि वह व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। यह तो भैया ऑप्शन नंबर बी है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, सभापति होता है। जो अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है, 89 में लिखा हुआ है, जो कि राज्यसभा का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य में मानकों के विपरीत है, यानी कि संघीय राज्य के जो मानक होते हैं उनके विपरीत है। क्या है विपरीत, गलत है, संघीय राज्य के विपरीत है। सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं, भैया अनुच्छेद 312 के तहत एकात्मक लक्षण है राज्यसभा का। एकीकृत न्यायपालिका, ये भी एकात्मक लक्षण है। संघीय राज्य मानकों क्या है, दोनों ही विपरीत है, यानी कि विलोम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जबकि 360 में जो श्रीलंका में लगा हुआ है अभी क्या, वित्तीय आपातकाल। ठीक, इसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक जो अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। पहला ही आपका आंसर सही हो गया, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कौन सी बैंक कह दिए भैया आप, ये कह दिए हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। जुलाई 1964, जुलाई 1966, जुलाई 1962 या फिर जुलाई 1968। भैया 70 के दशक में तो हुई है ये, अब कब हुई है, जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की स्थापना की गई थी। ठीक, भारत सरकार द्वारा 22 जून 1964 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। कब अधिसूचना, 22 जून 1964, और ये आया अस्तित्व में 1 जुलाई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान संगठन है का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन नहीं है, कंबोडिया, मलेशिया, 10 देश अभी तक हैं। इसमें कौन कौन से देश नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि समय बहुत अधिक लग जाता है। कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका। कौन नहीं है, दक्षिण कोरिया हो गई नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति टाइप की जीव हैं यहाँ पे। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों, वैसे दक्षिण कोरिया थोड़ा सा शांत है उत्तर कोरिया के कंपेरेटिवली। कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया के साथ ही साथ ब्रुनोई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आसियान के सदस्य हैं। ठीक, चलो बजट 2022-23 में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी, लिथेरियम, फिथेरियम, बिटकॉइन, फिटकॉइन, डॉग पाई वगैरह सारा। ठीक, इन पर क्या है, कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई। भैया 30% टैक्स लगाने की घोषणा कर दी गई हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2000 करंट का क्वेश्चन है कि 2022-23 में महिला एवं बाल विकास के लिए कितनी राशि आवंटित, महिला यानी कि महिलाओं का विकास हो जाए भैया, और जो बालक हैं दिमाग से और शरीर से भी नहीं, दिमाग से बालक नहीं होते कोई, शरीर से होते हैं। महिला एवं बाल विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। भाई इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करेंगे इसको। केंद्रीय बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास के लिए 25,172 करोड़ रुपये, कहीं लिखा है भैया 25,172 करोड़ रुपये, कॉमा है ये, 25,172 करोड़ रुपए क्या करेंगे, महिला एवं बाल विकास के लिए खर्च करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा, अब जिसके भी जीन खराब हो गए वो जीन चिकित्सा करवाएं। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन्स मतलब मल्टीपल जीन्स, बहुत सारे जीन्स के कार्य को ठीक करने हेतु त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है।
कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट कर त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जाता है। पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो पूरा के पूरा त्रुटिपूर्ण जीन है उसको सही जीन के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाता है। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैया लड़ना मत हैं। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस, बुबेलिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। कब होता है भाई? सर्वोत्तम संरक्षण है कि बीज खराब नहीं होते, आपने उनको रखा तो नेक्स्ट टाइम उनसे वापस से उत्पादन लिया सकता है, वापस से उनको बोया जा सकता है। ऐसे संरक्षण कैसी परिस्थितियों में होता है? ठंडी एवं आर्द्र परिस्थितियाँ। आर्द्र नहीं भाई, ठंडी और गर्म और शुष्क नहीं, ये भी नहीं। शुष्क गर्म, गर्म खराब हो जाएगा। ठंडी और शुष्क परिस्थितियाँ, हाँ यही सही लग रहा है मुझे। ठंडी भी हो और कैसी हो? शुष्क हो। ठंडी क्यों हो? ताकि उनको खराब करने वाले जो जीव जंतु वो पैदा नहीं होंगे। और शुष्क क्यों? आर्द्रता नहीं होगी। भाई आर्द्रता होगी तो वही नहीं उग जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी, आहा विटामिन सी नाम सुनते से खट्टा खट्टा, नींबू का बात मत करो, नींबू बहुत महंगा चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? अब भाई नींबू तो मिल नहीं रहा, कैसे आप विटामिन सी खट्टा खट्टा खाते रहो? इमली इमली खा लेना भाई, है ना। विटामिन सी की कमी पूर्ति करते रहो। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी? बताइए। रिकेट्स, सूखा रोग, रेबीज, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस। भाई मुझे तो लगता है स्कर्वी हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। शरीर में क्या होता है इस रोग में? खासकर जो जांग और पैर में चकचकते पड़ जाते हैं, लाल लाल। और रोग बढ़ने पर क्या होता है? फिर मसूड़े में सूजन आने लगती है, और फिर और रोग बढ़ा तो बोंगे बाबा बन जाते हो। अब बोंगे बाबा क्या है? दांत गिर जाते हैं भाई, है। तो इसलिए विटामिन सी खाया करो, ज़्यादा मीठे नहीं, मीठे पर ध्यान कम, खट्टे पर ध्यान ज़्यादा। ठीक, मीठे खाने से क्या होगा? दांत गिरेंगे, विटामिन सी कम होगा, फिर बोंगे बाबा बन जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या है भाई? इंसुलिन एक हार्मोन है और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ही सही है? भैया तीन गलत होंगे यहाँ पे। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता। भैया मानव शरीर में तो उत्पादित होता है। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है? स्टेरॉयड हार्मोन थोड़ी है। इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। नहीं भाई, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंसुलिन की कमी से भूख नहीं लगती भाई आपको, हैं। और इंसुलिन आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे अच्छे पकवान और ये सब चीज़ खा पाओगे, नहीं तो पचा नहीं पाओगे, खा लोगे तो। चलो नेक्स्ट कोशिका, नेक्स्ट की बात करें भाई, कोशिका की बात नहीं करते हैं, चलो कोशिका अंग की बात कर लेते हैं। कोशिका अंग कौन सा है और उन कोशिका अंग का प्रकार? भाई बड़ा भारी सा शब्द है, प्रकार। ऐसा समझ लो क्या कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी है ना, यानी कि ऊर्जा जिससे मिलती है, उस चीज़ का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट हमें पाया जाता है वृक्षों में, हरे पेड़ पौधों में, और ये करता है प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम भैया प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और लाइसोसोम अंतः कोशिका पाचन में मदद करता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? भैया असत्य की बात चल रही है, पहली चीज ये समझें इस टाइप के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? पहली चीज, ठीक, यानी कि तीन सही होंगे, एक गलत होगा। यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग लाई जाती है। भैया ठंडा करने में प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यही गलत है भैया। ग्रीन हाउस में योगदान देती है, ऑप्शन नंबर बी। यह समतापमान में ओजोन घटाने में, ओजोन में छेद कर दिया है इसने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने, अंटार्कटिका के ऊपर जमा हो के। यह निचले वायुमंडल में अक्रियशील है। हाँ ठीक है, होगी अक्रियशील। ठीक, ऊपर क्रियाशील है तो नीचे अक्रियशील ही रहेगी, क्या कर लेगी नीचे वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? असत्य कथन चुनिए भैया, है ना। ऐसा लिख लें पेपर में भी ताकि दिमाग में याद रहे कि सत्य नहीं है, तो लचके रह जाओगे। कौन सा एक कथन सही नहीं है, असत्य है? मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की जो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य लगभग 700 नैनोमीटर है। हाँ इतना ही दिखाई देता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई देता। मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर है। हाँ भैया, 400 से 700 के बीच में दृश्य प्रकाश की जो है वह परास है। गामा किरणें
की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तरंग से अधिक है। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य से अधिक है। नहीं भैया, गलत है, आवृत्ति अधिक है, तरंगदैर्घ्य थोड़ी अधिक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि असत्य कथन है। किसी दूरबीन की समीप की वस्तुओं के पृथक किए जाने के वाले प्रतिबिंब बनाने की योग्यतम क्षमता उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। हाँ बिल्कुल कह देते हैं भैया। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि विभिन्न कारणों किरणों की तरंगदैर्घ्यों का अवरोही क्रम, माइक्रोवेव में जो है सबसे अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है, फिर इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड तरंग जो होती है, फिर दृश्य प्रकाश के बाद फिर परावैंगनी की और कम, एक्सरे और गामा की बहुत छोटी होती है, इसलिए इसकी आवेदन क्षमता कैसी होती है, अत्यधिक होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, यानी कि जो भू उपग्रह है यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी कृत्रिम उपग्रह है वह क्या काम कर रहा है, या फिर कृत्रिम के साथ चंद्रमा भी जो निरंतर गति कर रहा है, ये निरंतर गति किसी एक अपकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त करेगा भाई, जो केंद्र में होगा उसी से प्राप्त करेगा, पृथ्वी से प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, इसी से क्या प्राप्त करेगा, वह अपकेंद्री बल प्राप्त करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विचार करना है हमें। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी यानी कि स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषणी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। हाँ भाई सही है, मतलब प्राथमिक उत्पादक होते हैं हमारे पेड़ पौधे। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषक स्तर के उत्पादन से होता है। बिल्कुल सही है, जो स्वपोषी पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वो कैसे हैं, वो विषम पोषी होते हैं या फिर परभक्षी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड जो पारिस्थितिकी है संबंध में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में सत्य कथनों का क्या करना है, हमें चुनाव कर लेना है। पारिस्थितिक तंत्रों में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सबसे अधिक होती है। प्राथमिक तंत्रों में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसे सीधे पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र शेर एक ही होगा, जबकि जंगल में घास पेड़ पौधे क्या होंगे, अधिक होंगे। तो पहला कथन कैसा है, सही है। ठीक, स्थल मंडल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए जीव भार का प्रमिड उलट जाता है, नहीं उलटता भाई, सीधा ही रहता है। जल पारितंत्रों में जीव भार का प्रमिड सीधा बनता है, नहीं उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ पर उल्टा और यहाँ पर सीधा। ऊर्जा का प्रमिड सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सदैव सीधा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। तो 1 और 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वैज्ञानिक संस्थान दिए हुए हैं हमें, और उन वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना कब की गई उसके बारे में बताना है हमें। सत्य कथन का यहाँ पे कूट में से चुनाव कर लेना है भैया। असत्य युग्म, भैया ध्यान देना, यहाँ मुझसे गलती हो सकती है। क्या, असत्य कथन यानी कि गलत है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना कब हुई। CSIR की जो स्थापना है, ये स्थापना 1944 में नहीं हुई, यह हुई 26 सितंबर 1942 को। 26 सितंबर 1942। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1962 में स्थापित हुआ है। क्या, कौन सा, सतीश धवन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1962 में हुआ है, यह राइट आंसर है। ठीक, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1970 में हुआ क्या, नहीं भाई, ये 1 अक्टूबर 1971 को। थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है मुझे दिमाग पे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1952, भाभा नहीं इतनी भिकुटी नहीं सुकोड़ते भाई, 1954 में हुआ है, 3 जनवरी 1954 को। ठीक, तो गलत चुनना थे, 3 गलत दिए हुए हैं, तो 1, 3 और 4 गलत होंगे। आंसर निकल आया आपका, अरे वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का वुमन का, भैया कौन सा पूछा जा रहा है, वुमन है ना, भाइयों का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है। सिमोना हालेप, एनेट कॉटेवेट, नाओमी ओसाका या फिर एस्ले बार्टी। बार्टी नहीं, बार्टी नहीं भाई, बार्टी। हाँ, किसने जीता है इन्होंने जीत लिया है। एस्ले बार्टी ने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। और किसको हरा के जीता है, डेनियल कोलिंस, ठीक को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है।
हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, भैया ये पुरुषों की बात होगी, हाँ पुरुष ही नाम दे रखे हैं, ऊपर महिलाओं को पूछ लिया, नीचे पुरुषों को पूछ लिया। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जिमी कॉर्नर्स या फिर इवॉन लैंडल, कौन है भैया ये? राफेल नडाल है। आज इस बार तो लक चल रहा है 2022 में, सारा कुछ यही जीतना ही है ना। फाइनल में क्या हुआ? स्पेन के हैं राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव, वहाँ पे किसको हराया था? डेनियल कोलिंस को हराया था। यहाँ पर डेनियल किसको? मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक। कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भैया कुष्ठ रोग की बात की जा रही है। कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अगस्त, 30 जनवरी या फिर 15 नवंबर। जो कुष्ठ रोग है ये हर साल मनाया जाता है 30 जनवरी को। इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक। अब ये मत कहना गांधी जी कुष्ठ रोग हो गया था। ठीक। महात्मा गांधी हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता हैं, है ना। उनके बारे में गलत धारणा मत बना लीजिएगा। कुछ लोग ऐसी गंदी गंदी ट्रिक बना के याद कर लेते हैं 30 जनवरी। ठीक ना, आपको ऐसा नहीं करना। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है? भाई पूछा जा सकता है ये प्रश्न MPPSC 2022 प्री 19 जून को जो होने वाली है उसमें। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है या फिर थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन आपका ए सही है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जो कि साइमन गोबेक के नारे लगाते लगाते क्या हो गए थे? लाठीचार्ज हुआ था और बाद में जाकर के इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए? भाई इससे पहले नहीं हुआ क्या कभी ऐसा? नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय में मतलब हुआ होगा, अंतर्राष्ट्रीय में हुआ पहली बार ऐसा कि T20 क्रिकेट में 4 गेंदों। हैट्रिक तो ठीक है भैया, एक और गेंद और थी जिस पे और विकेट गिर गया है। जेसन होल्डर, लसिथ मलिंगा, राशिद खान या फिर सी कैम्फर, कौन कौन है भाई इनमें से? ऐसे 3 खिलाड़ी, या फिर मैं कहूँ कि हाल ही में जो कारनामा हुआ, 4 खिलाड़ी, चारों 1 2 3 4 भैया, चारों ने कारनामा किया। जेसन होल्डर ने, लसिथ मलिंगा ने, राशिद खान ने और सी कैम्फर ने अभी हाल ही में ये कारनामा कर दिखाया है। और सी कैम्फर आयरलैंड के हैं, राशिद खान अफगानिस्तान के, लसिथ मलिंगा कहाँ के हैं? श्रीलंका के, और जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के। ठीक, चारों आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, वहीं बनाया जा रहा है, दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। कितनी राशि स्वीकृत कर ली गई है? टफेस्ट क्वेश्चन है। 44,605। ऑप्शन नंबर डी अब राइट आंसर है। इतने करोड़ रुपए भाई बहुत सारे हैं। 44,605 करोड़ रुपए किसको दिए गए? नर्मदा बेतवा केन बेतवा लिंक परियोजना को विकसित करने के लिए दी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल सखा अभिनव योजना का संबंध किससे है? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से, बालकों को शोषण से सुरक्षित रखने से, बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण या किशोर स्वास्थ्य देखभाल से। बाल सखा अभिनव योजना, जो आप सोचोगे नहीं ना वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण से। बाल सखा अभिनव योजना बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति प्रेम, लव, स्नेह और आम नागरिकों में जागरूकता लाने के मकसद से 5 जुलाई कब की गई भैया? 5 जुलाई 2021 को ये योजना लागू कर दी गई। ठीक, ना केवल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की खोज, उनके बचाव, जंगल की आग, यानी कि उनके बचाव में जंगल की आग पता लगाने, मानव पशु संघर्ष, यानी क्या है? जीवों की खोज, उनके बचाव, जंगल की आग और पता लगाने के लिए मानव पशु संघर्ष आदि के उद्देश्यों से ड्रोन स्क्वाड का संचालन शुरू किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? यानी कि ड्रोन स्क्वाड। अब ड्रोन से वहाँ पे क्या होगी? निगरानी होगी। कौन सा ऐसा है? ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर बी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। भाई ऐसा तो नहीं कोई शिकार विकार हो रहा हो, कहीं आग लग गई हो, कुछ हो गया हो, इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में स्थित है।
हाँ भैया ठीक, भोपाल में स्थित हो गई। इसकी स्थापना कब की गई है, ये है क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, कब स्थापना की गई भैया? 2007, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ज्यूरिख, पेरिस, लोसाने। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय? ऑप्शन नंबर डी, लुसाने में है। और लुसाने कहाँ है? और ये लुसाने लुहावने देश स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर? भैया नहीं है, नहीं पे गोला बनाओ। सबसे पहले नहीं देखते सिर्फ चक्री बना दिया करो। नहीं है। परम, अनुपम, पेस, विप्रो। विप्रो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विप्रो एक कंपनी है, आईटी कंपनी। अजीज प्रेम जी का नाम काफ़ी मिलता जुलता रहता है, हमेशा इनसे टकराते रहते हैं अजीज प्रेम जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? एक कंपनी है, ना कि एक सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? क्या है? कंप्यूटर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? लंबाई चौड़ाई वाले लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? आस्की कोड, ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, OCR कोड, बार कोड। लंबाई चौड़ाई बार कोड जैसा कुछ लग रहा है मुझे आंसर। राइट, यही बार कोड। लंबाई चौड़ाई होती है, अलग अलग मोटाई होती है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है उसमें, उसको हम बार कोड कहते हैं। ठीक, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट को रिलेटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि जब इनमें बिजली बंद हो जाती है, बिजली, विद्युत करंट, बिजली नहीं भाई, विद्युत करंट, तो भी मेमोरी के डाटा या कॉन्सेप्ट नष्ट या फिर गुम नहीं होते या फिर मिटते नहीं हैं। कौन सी मेमोरी है? रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, या फिर ईप्रोम, ईप्रोम। डी सही है, उपयुक्त सभी। सीधी सी बात है कि भैया राम में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में जब तक विद्युत सप्लाई आप दोगे तभी तक डाटा रहेगा। जैसे ही लाइट गई, बत्ती गुल। राम की बत्ती गुल, रैम की बत्ती गुल, राम की बत्ती गुल। किसी का नाम राम हो तो कहना मत, है ना, मतलब बुरा मत मानना यार। असेंबलर का कार्य, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर क्या है? होगा कुछ भी, कुछ तो है असेंबलर, सॉफ्टवेयर टाइप का। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। क्या है भाई असेंबलर का? तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, एक ऐसी भाषा में परिवर्तित कर देता है जिससे मशीन उस भाषा को समझ सके, वो इंस्ट्रक्शन कोड्स को समझ सके। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? सी लिखा है क्या? यंत्र भाषा में, यानी कि मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्टैटिक क्वेरी नहीं भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी नहीं भाई, स्टैटिक सर्च कौन सा है आखिरकार? बता दो ना, बता दो, पढ़ तो लूँ पहले। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये है SQL का फुल फॉर्म। क्या है ये है एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक, मूलतः रिलेशन, अलजेब्रा और बीजगणित पर आधारित है ये SQL। ठीक, काफ़ी डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना ही ठीक है। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन करता है? NAIP, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, NITI के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी बाद में क्यों लिखा? लाइन से लिख देते, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। हाँ, आंसर तो सी पता लग गया है, सीक्वेंस तोड़ा ना आपने। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, जबकि तीसरी पीढ़ी में IC, इंटीग्रेटेड चिप। और इंटीग्रेटेड चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्प, एक ही विकल्प होगा सही।
राष्ट्रीय, अब देखते नीचे ऊपर सभी सही हो सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग किसकी बात की जा रही भैया? ऐसे ना आप जब भी सॉल्व करो, क्योंकि राष्ट्रीय भी है और राज्य भी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसे राष्ट्रीय के ऊपर चक्री बना लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। राइट विकल्प को क्या? ऑप्शन। आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। दिया जाता है क्या? हाँ दिया जाता है, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हाँ भैया की जाती है। आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है। दिया तो जाता है नहीं भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पहले कह दिया था मैंने। हाँ बहुत इंटेलिजेंट। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह, सुशील चंद्रा, सचिन कुमार मिश्र। भाई सचिन कुमार मिश्र कहाँ से आ गए यहाँ? ऑप्शन नंबर बी बसंत प्रताप सिंह कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं गौरी शंकर बिसेन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। संबंधित मंत्रालय कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हाँ ऐसे याद रख लिया करो। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके? अब फिर भैया एक प्रतिवेदन अभी तो दे के आए हैं, वो कौन था? महिला एवं बाल विकास था। ये अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता? देखिए वो केंद्र सरकार के मध्य दे रहा है, ये किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। काफी सेंसिटिव मामला है भाई, अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित मामला है, कैसे केंद्र सरकार को दे दें? कैसे विश्वास कर ले हम हैं? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, महिला बाल विकास नहीं है मुद्दा जो केंद्र सरकार को दे दिया। भाई दे दिया, अब केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट दे दी तो दूसरा राष्ट्रपति फ्री बैठे थे तो उनको भी दे देते। हाँ ठीक, दे दो और क्या ही कर। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय की बात कर लो सारी की सारी। एससी शेड्यूल कास्ट आयोग पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया? यानी कि पहले एससी एसटी एक ही आयोग थे, पृथक रूप से आ गया ये सन 2000 में। 19 फरवरी सन 2004 में क्या हो गया? अलग अलग हो गए, दोनों के पार्टीशन हो गए। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। अनुच्छेद 338 के तहत गठित किया जाता है। ठीक, स्वरूप कैसा? संवैधानिक स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे? अब भैया अभी तो आपने पूछा मध्य प्रदेश के, तो यहाँ भारत की बात चल रही है ना। कौन थे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त? एच.एस. रामधन, नहीं भाई पी.एल. पुनिया, वजाहत, ये वहाहत नहीं है भाई, इसको वजाहत करो, वजाहत जल्दी क्विक, वजाहत हबीबुल्ला, विजय सोनकर शास्त्री, जो करेक्शन करवाया ना मैंने, वजाहत यही राइट आंसर है। वजाहत हबीबुल्ला भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। कब से कब तक रहे? 2005 से 2010 तक रहे और बस खत्म। 100 क्वेश्चन लगा लिए हमने आंसर, एक एफएलटी कंप्लीट हो गई। अब स्वार्थी मत बनना, यानी कि वीडियो को शेयर करते जाना। और एक और बात, जो लाल बटन का नीचे दिख रहा हो कहीं सब्सक्राइब पढ़ लिख होना है, ऐसे करके से लिखा है कहीं, सब्सक्राइब, इस पर पेन मारो, उंगली मारो, खुद गिर पड़ो, क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक, तभी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा ऐसी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।